नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम सीडीपी की केवीएस की क्लास 18 करने वाले हैं। यूनिट 3 हमारी चल रही है। इसमें हमने ये वाले टॉपिक्स कर चुके हैं, ठीक है। इसमें से एक दो टॉपिक रह गया है, वो करेंगे आज। और मेंटल हेल्थ और ये काउंसलिंग वाला ये कम्युनिटी वाला पार्ट जो है ये आज कंप्लीट करा लेंगे। तो इससे यूनिट 3 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट 1 और 5 हम कर चुके हैं। इसके बाद इसके एमसीक्यूज भी करेंगे हम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के कुछ एक्ट और पॉलिसीज़ देख लेते हैं। तो जैसे यूएनसीआरसी था, ठीक है, ये चिल्ड्रन राइट्स की बात करता था, उसी तरह यूएनसीआरपीडी है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो ये पर्सन विद डिसेबिलिटी के राइट्स की बात करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ये गाइडलाइंस जारी करते हैं जिनको अलग अलग कंट्रीज़ फॉलो करती हैं। तो 13 दिसंबर 2006 इस डेट को ये जनरल असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया था ये कन्वेंशन यूएनसीआरपीडी, ठीक है। तो जो जो कंट्री इसका सिग्नेचर करती हैं, जो मतलब इसको फॉलो करती हैं, तो उनको इनकी गाइडलाइंस माननी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला एक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग जो मेजर पॉइंट्स हैं वो देखेंगे हम। तो अगर 40% डिसेबिलिटी होती है तो अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में उनको रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। तो उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा 40% या उससे ज़्यादा, ठीक है। कम से कम 40% तो होना ही चाहिए। पर्सन विद डिसेबिलिटी को 18 ईयर्स की एज तक फ्री एजुकेशन मिलती है, बाकी नॉर्मल को 14 साल तक के लिए मिलती है। गवर्नमेंट शैल आइडेंटिफाई पोस्ट विच कैन बी रिजर्व फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो किसी पर्सन को डिसेबिलिटी है तो कम से कम 3% तक जो रिजर्वेशन है, रिजर्व रहती हैं सीट 3% तक। लेकिन अगर इनमें से कोई डिसेबिलिटी है तो वो 1% होंगे। जैसे ब्लाइंडनेस, हियरिंग इम्पेयरमेंट या लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, सेरेब्रल पॉलिसी, तो इनके केस में 1% रिजर्वेशन रहेगा, ठीक है। लेकिन बाकी इसके अलावा जो डिसेबिलिटीज़ हैं वो डिटेल में हम देखने वाले हैं। और तो उनमें 3% रहेगा, 3% कम से कम सीट्स रिजर्व रहेंगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अलग अलग जगह बेनिफिट्स और मिलते हैं इनको। अगर लैंड खरीदने हैं तो कंसेशन रेट मिलेगा इसमें। कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो लोन का जो इंटरेस्ट होगा कम देना पड़ेगा। और अलग अलग स्पेशल स्कूल्स हैं इनके लिए। एंटरप्रेन्योरशिप में भी अगर वो जाना चाहते हैं तो उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। ये इनका प्रमोशन के लिए किया जाता है ताकि वो भी आगे बढ़ सके। गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी शैल ऑल्सो विद इन देयर कैपेसिटी प्रोवाइड। तो देखिए ऑडिटरी सिग्नल्स भी दिए जाने चाहिए, ये इन्होंने गाइडलाइंस दी हैं यहाँ पे। रेड लाइट्स है तो खाली कलर अगर कोई देख नहीं सकता है तो ऑडिटरी सिग्नल्स भी होने चाहिए, बोल के भी बताना चाहिए, ठीक है। व्हील चेयर्स का यूज़ करना चाहिए क्रॉसिंग्स के लिए। जैसे कोई क्रॉसिंग बनी है तो रैंप वगैरह बनाने चाहिए जिससे कि व्हील चेयर वाले जो यूज़र्स हैं वो भी आसानी से क्रॉस कर सकें। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे आपने देखा होगा एनग्रेविंग होती है। एनग्रेविंग का मतलब ऐसे करके थोड़ा ऊंचा ऊंचा बना होता है जो, ठीक है। उससे क्या है, जो देख नहीं सकते हैं वो महसूस करके इसको पता कर सकते हैं कि ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, ठीक है। तो इस तरह की गाइडलाइंस दी गई हैं इसमें। रैंप का यूज़ करना है बिल्डिंग्स और टॉयलेट्स में, टॉयलेट्स तक पहुंचना है किसी को, ठीक है। तो यहाँ रैंप का यूज़ होना चाहिए ताकि अगर कोई व्हील चेयर यूज़ करता है तो उसके लिए आसानी हो जाए, ठीक है। पर्सन विद 80% और मोर डिसेबिलिटी, अगर किसी की कंडीशन 80% से ज़्यादा डिसेबल्ड है वो, तो वो सीवियर डिसेबिलिटी में आता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने % से ज़्यादा अगर है तो सीवियर डिसेबिलिटी कहलाएगी वो, ठीक है। तो गवर्नमेंट इनके लिए इंस्टीट्यूशन बना सकती है जहाँ पर इनका क्या ख्याल रखा जाएगा। 2000 नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006, ठीक है। तो इसको हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इसमें इसी की बात की गई है, प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी। अब डिसेबिलिटी के कारण हमने पिछले वीडियो में देखे थे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे और बर्थ से पहले भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो उनके बारे में अवेयरनेस फैलाना, ये सब के बारे में बात की गई है। रिहेबिलिटेशन में आता है कि अगर किसी का पता चल गया कोई डिसेबिलिटी है तो उसको कैसे आप हैंडल करना है, उसको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कैसे करनी है। वुमेन विद डिसेबिलिटी, जो वुमेन जिनको डिसेबिलिटी होती है उनके साथ बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो उनके लिए राइट्स बनाए गए, ठीक है। उनके बारे में यहाँ बात की गई है। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी हम जानते हैं। और यहाँ पर 2020 जो है इनका ये गोल था कि 2020 तक सभी को क्या है, सेकेंडरी लेवल एजुकेशन तक मिल जाए, ठीक है।
सेकेंडरी लेवल तक एजुकेशन 2020 तक सारे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी को मिल जाए, ये राइट इनका गोल था। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं आप। अच्छा, 2016 में भी एक राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया था। तो इन्होंने क्या है, डिसेबिलिटी इवॉल्व हो रही है, अलग अलग तरह की डिसेबिलिटीज़, अलग अलग प्रॉब्लम्स लोगों को हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने पहले जो 7 डिसेबिलिटीज़ होती थी उनको बेनिफिट्स मिलते थे, उनके अलावा अब 21 कर दी गई। ठीक है, तो नई कौन सी डिसेबिलिटीज़ ऐड हुई वो हम देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनमें से 21 ये देखिए यहाँ पर डिसेबिलिटीज़ यहाँ पर दी गई हैं, इनमें से 4 ऑप्शन में से 3 इनमें से होंगी और एक कोई दूसरी दे दी जाएगी, तो आपको छांटनी होगी उसमें से। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है। ब्लाइंडनेस, लो विजन, कम देख पाते हैं अगर। लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, तो जो लेप्रोसी होती है वो डिजीज़ होती है, कुष्ठ रोग कहते हैं इसे। ठीक है, कुष्ठ रोग, इसमें स्किन की डिजीज़ होती है, नोज़ और आपकी आइज़ भी इससे इफेक्ट हो जाती हैं। तो इससे अगर आप क्योर्ड भी हैं तब भी आप क्या है, डिसेबिलिटी वाली कैटेगरी में आएंगे। हियरिंग इम्पेयरमेंट, सुनने में दिक्कत होती है, पूरी तरह से अगर नहीं सुन पाते हैं तो डेफ कैटेगरी में आते हैं। अगर हल्का फुल्का आपको सुनाई देता है तो हार्ड ऑफ हियरिंग में आ जाते हैं आप। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, किसी भी बॉडी पार्ट यानी पैर या हाथ को आपको वर्क करने में दिक्कत होती है तो आप इस कैटेगरी में आएंगे। ड्वार्फिज्म, आपकी हाइट बहुत कम है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आपका IQ कम होता है, तब नॉर्मल फंक्शनिंग में आपको दिक्कत आती है। मेंटल इलनेस अलग आपको कोई है तो भी आप इस कैटेगरी में आ जाएंगे डिसेबिलिटी वाले में। ऑटिज़म, ये बर्फ़ी में प्रियंका चोपड़ा को जो प्रॉब्लम होती है, इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, आपको कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आती है, बोलने में दिक्कत आती है। सेरेब्रल पॉल्सी, ये आपने देखा होगा ज़ीरो मूवी में जो अनुष्का शर्मा को दिक्कत होती है, व्हील चेयर पर वो काम करती हैं। ठीक है, मस्कुलर डिस्टॉर्फी, ये जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, इसमें क्या मसल लॉस हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्रॉनिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, जो ब्रेन से रिलेटेड कंडीशंस होती हैं आपकी। अलग अलग तरह की लर्निंग डिसेबिलिटीज़, डिसलेक्सिया, ये सब इसके अंदर आते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ब्रेन से बॉडी का कनेक्शन वो टूट जाता है, इम्यूनिटी आपकी वीक हो जाती है और अलग अलग फंक्शंस करने में आपको दिक्कत आती है। ठीक है, स्पीच, बोलने में दिक्कत आ रही है अगर, ठीक है, तो वो डिसेबिलिटी यहाँ पे आ जाती भी इसमें कवर होती है। थैलेसीमिया, इसमें क्या होता है, आपको हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, RBC की कमी हो जाती है। हीमोफिलिया में जो है ब्लड क्लॉट नहीं बन पाता है, खून का जो थक्का बनता है वो नहीं बन पाता है, ये वो डिजीज़ होती है। सिकल सेल डिजीज़, इसके अंदर क्या है, RBC जो होता है हमारा उसका सर्कुलर शेप होता है, उसकी जगह ऐसा शेप हो जाता है, इसको सिकल शेप कहते हैं, तो ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता ये। ठीक है, मल्टीपल डिसेबिलिटी, तो बहुत सारी डिसेबिलिटी कॉम्बिनेशन में भी चलती हैं, जैसे डेफ और ब्लाइंडनेस दोनों साथ साथ हो जाती हैं, तो ये भी इस कैटेगरी में आएंगे। एसिड अटैक के जो विक्टिम्स हैं वो भी आएंगे। पार्किंसन डिजीज़, ये आप इस डिजीज़ में क्या होता है, आपके हाथ हिलने लग जाते हैं, शेक करते हैं। ठीक है, ये एक सिम्टम है इसका, तो ये भी इसके अंडर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये डिजीज़ कुछ फेमस हैं, जो ये आप सारी की सारी पढ़ लीजिएगा 2-4 बार तो आपको ध्यान रहेंगी और आप ऑप्शन में से छांट सकते हैं उसमें से। ठीक है, अब कुछ एडेप्टिव स्किल्स होती हैं, अगर आपको डिसेबिलिटी के कारण कोई एक स्किल में कमी आ रही है तो आप बाकी स्किल्स को आप इम्प्रूव करके अपना काम चला सकते हैं, डे टू डे लाइफ अपनी एक्टिविटीज़ पूरी कर सकते हैं, उनको देखेंगे हम। तो हियरिंग और स्पीच इम्पेयरमेंट है, अगर वो सुनने में और बोलने में दिक्कत आती है, तो अगर सुनने में दिक्कत आ रही है तो लाउड पिच का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत सुनने में दिक्कत है तो लाउड पिच का यूज़ करके उनको कन्वर्सेशन हो सकती है। अगर बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है तो नॉन वर्बल ही तरीका है, तो साइन लैंग्वेज का यूज़ किया जा सकता है। ASL अमेरिकन साइन लैंग्वेज और BSL ब्रिटिश साइन लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। जेस्चर यानी आपके हाव भाव देख के वो समझ सकते हैं। टॉकिंग बोर्ड या इसे कम्युनिकेशन बोर्ड भी कहा जाता है, तो इसमें क्या होता है, एक बोर्ड में अलग अलग इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, अलग अलग फीलिंग लिखे होते हैं। अगर आपको कोई रिक्वेस्ट है, आपको कोई ऑर्डर है, ठीक है, कोई चीज़ चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ों के पिक्चर्स बने होते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, तो उसकी मदद से आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लिप रीडिंग या फेशियल मूवमेंट को अगर आप सीख सकते हैं मिरर के आगे खड़े होके, ठीक है, तो इससे भी क्या है, आपका कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगा। अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो आप लिप रीडिंग सीख सकते हैं। अच्छा, लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए क्या क्या एडेप्टिव स्किल्स होंगी वो देखते हैं हम। तो लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिया, ये सब इसके अंडर आती हैं, डिसकैल्कुलिया। तो वहाँ पर क्या है, कोई भी टास्क आपको जो नहीं हो पा रहा है तो उसको टास्क एनालिसिस के प्रोसेस के थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है, टीचर एक टास्क चूज़ करेगा, उसको बिहेवियरल टर्म्स में बताएगा, उसको टेक्निकल टर्म्स में बहुत ज़्यादा नहीं बताएगा, सिंपल टर्म्स में बताएगा, और बड़े जो टास्क को सिंपल स्टेप्स में छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, अलग अलग स्टेप्स में, और उसको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा। ठीक है, इन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को शेपिंग कहा जाता है। ठीक है, ये याद कर सकते हैं आप। ईच स्टेप इज री इन्फोर्स का मतलब होता है इसे बार बार दोहराया जाएगा, और अगर आप पूरा कर लेंगे तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। अब रिवॉर्ड ये मटेरियल रिवॉर्ड भी हो सकता है, कोई चॉकलेट वगैरह दे सकते हैं आपको, या फिर आपको क्या है, प्रोत्साहन दे सकते हैं, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन दे सकते हैं, आपको शाबाशी दे सकते हैं। ठीक है, इससे री इन्फोर्स हो जाएगी वो चीज़, और उसको क्या है, करने में और मज़ा आएगा आगे आगे की स्टेप। ठीक है, एक्वायरिंग फर्स्ट स्टेप विल मोटिवेट द पीपल टू एक्वायर है, तो एक स्टेप पूरा हो जाएगा, उसको रीइंफोर्स करेंगे आप, तो अगला स्टेप भी वो ले सकता है। इस तरह का स्ट्रक्चरल प्लान होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा तारे ज़मीन पे भी जो मूवी है, आमिर खान वो ईशांत को जब सिखाता है तो छोटे छोटे स्टेप्स में ऐसे सिखाता है। ठीक है, 8 जैसे उन्हें बनाना होता है, तो पहले बहुत बड़ा 8 बनाते हैं, उसके बाद ऐसे छोटा बहुत बड़ा 8 यूज़ करते हैं, उसके बाद छोटे छोटे ऐसे डब्बों में फिर वो 8 बनाना स्टार्ट कर देता है, तो ऐसे धीरे धीरे वो सीख जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या छोटे छोटे स्टेप्स में टास्क एनालिसिस के प्रोसेस के थ्रू लर्निंग डिसेबिलिटी में टास्क को सीख सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में हमने देखा IQ जो होता है वो कम होता है। ठीक है, तो सिंपल टास्क जैसे कि ईटिंग, ड्रिंकिंग, टॉयलेटिंग, ये सब में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इनको भी क्या है, हम टास्क एनालिसिस से अलग अलग टास्क को डिफाइन कर दिया जाए कि आज हम ये सीखेंगे, तो उसको टास्क एनालिसिस जो हमने प्रोसेस देखा उसके थ्रू सीख सकते हैं। स्किल को छोटे छोटे स्टेप्स में बांट दिया जाएगा। ठीक है, अलग अलग मटेरियल यूज़ करेंगे और उनके रीइंफोर्स करेंगे, वही सेम स्टेप्स हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे अगर रीडिंग सिखानी है तो साइट वर्ड्स का यूज़ करेंगे। साइट वर्ड्स क्या होते हैं, ये वो वर्ड्स होते हैं जो आपको आमतौर पर नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इनको एज इट इज़ याद कर लिया जाता है, मेमोराइज कर लिया जाता है। टॉयलेट, पॉइजन या डेंजर। ठीक है, इनको एज इट इज़ याद कर लिया जाता है क्योंकि इतने ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं ये। अगर राइटिंग सीख रहे हैं तो पहले डॉट्स, फिर लाइन्स, फिर एक्चुअल अल्फ़ाबेट। तो ये क्या है, सिंपल प्रोग्रेशन हो रहा है यहाँ पे, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। अरिथमेटिक में भी यही यूज़ किया जाता है। ठीक है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स प्रोसेस यूज़ किया जाता है, ये प्रिंसिपल है लर्निंग का। ठीक है, प्रिंसिपल डेवलपमेंट का ये है। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स जाएंगे हमेशा, हम सिंपल चीज़ सिखाएंगे फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, विजुअल इम्पेयरमेंट, अगर देखने में दिक्कत होती है तो क्या हम स्किल्स यूज़ कर सकते हैं, ब्रेल लिपि का, ब्रेल स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल डिवाइसेस देखने में जो मदद करें उन डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत है तो लेंस की मदद से हम करेक्ट कर सकते हैं, दूर का नहीं दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है। ठीक है, स्पेशल स्पेक्टिकल्स का यूज़ करके अल्फ़ाबेट्स को बड़ा देख सकते हैं हम। ठीक है, पढ़ने में आसानी होगी उससे। लार्ज प्रिंट की बुक्स का यूज़ किया जा सकता है। गुड इल्यूमिनेशन, अगर लाइटिंग अच्छी ठीक ठाक होगी तो देखने में आसानी होगी बच्चों को। रेटिनल ऑपरेशन, रेटिना का ऑपरेशन के थ्रू उसकी साइट को करेक्ट किया जा सकता है, रोशनी को। ठीक है, कैटरैक्ट एंड अदर टेम्पररी प्रॉब्लम्स कैन ऑल्सो बी करेक्टेड। तो कैटरैक्ट में क्या है, आपका ब्लरी हो जाता है लेंस, तो इसको भी करेक्ट किया जा सकता है सर्जरी वगैरह के थ्रू। अभी यहाँ पर हम देखेंगे लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो होती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, या फिर हैंड का मूवमेंट आपको नहीं आ रहा है, तो ये सब क्या है, लॉस ऑफ लिम्ब हो सकता है, पेन हो सकता है। इन सब में क्या एडेप्टिव स्किल्स की यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो मसाज करके उस पार्ट के जो वीक मसल्स हैं उनकी पावर बढ़ाई जा सकती है। धीमे धीमे एक्सरसाइजेस के थ्रू उनको स्ट्रेंथ दी जा सकती है। स्प्लिंट या कैलिपर्स का यूज़ करके उनको सपोर्ट दिया जा सकता है। जैसे कि अगर हाथ में दिक्कत होती है तो हाथ में ऐसे सपोर्ट दिया जाता है, उसको बांध दिया जाता है तो टाइट हो जाता है। ठीक है, बोन्स अगर वीक होती हैं तो उससे क्या है, चलने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको ने कबीर सिंह मूवी देखी होगी तो उसमें एक एक्ट्रेस आती है उनके पेशेंट की तरह, तो उनके पैर पे वो ऐसे ही एक कैलिपर लगा देते हैं जिससे क्या है वो चलने में प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। सर्जरी के थ्रू भी इनको क्या है, सपोर्ट परमानेंट अडेप्टेशन हो जाती है, जो परमानेंटली सपोर्ट मिल जाएगा उससे। सर्जरी के थ्रू अंदर ऐसे हम सपोर्ट सिस्टम लगा सकते हैं जिससे कि दिक्कत ना हो चलने में। ठीक है, अभी कुछ असिस्टिव डिवाइसेस होते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम क्या है, पर्सन विद डिसेबिलिटी को डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ है उनमें आसानी हो सकती है।
तो जैसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, इनको हम पीछे हम देख सकते हैं, ये एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा उनका। तो स्टैंडिंग खड़े होने में फ्रेम का यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा, चलने में दिक्कत होती है। स्प्लिंटर जो मैंने बताया सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सेरेब्रल पॉल्सी है तो चलने में दिक्कत होती है तो वॉकिंग एड मिल सकती है या फिर व्हील चेयर का यूज़ कर सकते हैं। देखने में दिक्कत है तो अबेकस, ब्रेल और अरिथमेटिक फ्रेम्स का यूज़ करा जा सकता है। सुनने में दिक्कत है, हियरिंग एड का यूज़ कर सकते हैं, कान की मशीन जो होती है। कम्युनिकेशन में भी कोई दिक्कत आती है, कम्युनिकेशन एड्स या फिर कम्युनिकेशन या टॉकिंग बोर्ड्स, जिसके बारे में मैंने बताया, अलग अलग इंस्ट्रक्शन इसमें दिए होते हैं, अलग अलग चीज़ों को आप उस बोर्ड के थ्रू बता सकते हैं, बात कर सकते हैं, जिसको सुनने में दिक्कत है। ठीक है। स्पीच इम्पेयरमेंट, अगर बोलने में दिक्कत है तो लिप रीडिंग वगैरह ये सीख सकते हैं। ठीक है। स्पीच मॉडल, ऑब्जर्वेशन ऑफ लिप मूवमेंट थ्रू मिरर के यूज से आप लिप का मूवमेंट देख सकते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी अगर आपको डिसलेक्सिया वगैरह है, ठीक है, तो बिग एंड अट्रैक्टिव अल्फ़ाबेट्स, आपका बोरिंग, आपका दिमाग से क्या इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होती है, आईक्यू आपका इसमें कम नहीं होता है, लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं आता है पढ़ाई में, ठीक है, तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बड़े अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर्स, ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करा जा सकता है। मल्टीपल डिसेबिलिटी है, एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी है, तब भी इनका यूज़ कर सकते हैं, जो जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग, व्हील चेयर वगैरह का। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जब होती है तो इसमें डायरेक्टली कोई चीज़ यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इसके साथ अगर और प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हियरिंग इम्पेयरमेंट है, तो उसके लिए हम असिस्टिव डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अभी यहाँ से हम मेंटल हेल्थ वाले टॉपिक को देखते हैं। तो मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। तो स्कूल मेंटल हेल्थ का मेन काम ये रहता है कि वो प्रमोट करें मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस और उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करें। ठीक है। इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं वो अभी हम देखेंगे। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो, जिससे क्या है बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो वो बता सके आके टीचर्स को। ठीक है। तो क्या क्या कॉजेज़ होती हैं स्कूल मेंटल हेल्थ के। तो स्ट्रेस होता है, आपको अलग अलग तरीके का स्ट्रेस हो सकता है। एकेडमिक प्रेशर हो सकता है, फर्स्ट आने का प्रेशर हो सकता है, या फिर कोई परेशान कर रहा है, या फैमिली में आपके कोई प्रॉब्लम्स है, किसी तरह का स्ट्रेस होगा तो वो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स का कारण बन सकता है। ट्रॉमा हो सकता है किसी तरह का, आपको किसी ने बचपन में परेशान किया है, आपको नेग्लेक्ट किया गया है, ठीक है, आपका कोई बहुत प्यारा था उसकी डेथ हो गई अगर, तो ये सब जो होते हैं इवेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं मेंटल हेल्थ को। मेंटल हेल्थ आपकी जेनेटिकली भी दिक्कत दे सकती है। ये हो सकता है कि जेनेटिक्स में ही आपके फादर को भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो तो आपको भी हो सकती हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स, सर्टेन मेडिकल कंडीशन और मेडिकल मेडिकेशंस कैन अफेक्ट मेंटल हेल्थ। तो आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, सिर में एक्सीडेंट हो सकता है स्कल का, ठीक है, तो ब्रेन इंजरी हो सकती है कोई, तो उससे भी आपकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ मेडिकेशंस, कोई दवाइयाँ भी रिएक्शन कर सकती हैं, जिससे भी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, आप कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, आप गरीब हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है आपके साथ, या फिर आपको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नॉर्मल नहीं मिल रही हैं, ये सारी की सारी कंडीशंस भी क्या है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में कारण बन जाती हैं, कॉज बन जाती हैं। ठीक है। आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर है मेंटल हेल्थ का और डिप्रेशन का। ठीक है। ये देखा गया है, जो भी इंस्टाग्राम या फेसबुक इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी ये बहुत ज़्यादा देखी गई है। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा कारण है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का। एकेडमिक प्रेशर, जैसे हमने बात की, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती हैं। ठीक है। अगर बोर्ड वगैरह आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं, अगर पढ़ाई उतनी नहीं की होती है। तो हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 जो है, उसमें भी इसके ऊपर मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत बात की गई है, और इसीलिए इनकी जो प्रेशर है वो कम करने के लिए जो एग्ज़ाम हैं उनको फ्लेक्सिबल बनाया गया है। एक से ज़्यादा बार आप एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर आपके मार्क्स कम आते हैं, और अपने सब्जेक्ट चुन सकते हैं। तो इसके ऊपर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी बात की गई है। नोट दैट फैक्टर्स डोंट नेसेसरी, तो ये डायरेक्ट कॉज नहीं बन सकते हैं, लेकिन ये वन ऑफ द फैक्टर्स बन सकते हैं मेंटल हेल्थ का। डायरेक्टली नहीं हो सकता कि आपको एकेडमिक प्रेशर है तो आपको मेंटल हेल्थ इशू आए ही आए, लेकिन ये हो सकते हैं वन ऑफ द। ठीक है। इसका कैसे क्योर कर सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, उन स्ट्रेटजीज को देखेंगे। तो प्रोवाइडिंग एक्सेस टू मेंटल हेल्थ सर्विसेज, तो स्कूल में अगर काउंसलिंग, थेरेपी और सपोर्ट ग्रुप हो, सपोर्ट ग्रुप होते हैं अगर एक तरह के, जैसे कि किसी स्टूडेंट को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, उसने कैसे उसको डील किया, ठीक है, तो वो बताएगा, तो काफ़ी हेल्पफुल होता है, इंस्पायरिंग होता है। तो इस तरीके से के
सेटअप से क्या है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम किसी को हो रही है तो उसको हम डील कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, उसकी थेरेपी कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एंड सपोर्टिव स्कूल एनवायरनमेंट, स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो मेंटल हेल्थ इश्यूज में काफ़ी कमी आ सकती है। सबको रिस्पेक्ट के साथ इंक्लूड किया जाए, ठीक है, कनेक्शन बनाए जाए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हों जिससे कि वो बच्चे एक दूसरे के साथ कनेक्शन बना पाएँ और कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए उनको, ठीक है, मेंटली। टीचिंग सोशल एंड इमोशनल स्किल्स, इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, आपको मैनेज करना है, ये सारी स्किल्स स्कूल में सिखाई जानी चाहिए, ठीक है। इससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगी मेंटल प्रॉब्लम्स में, ठीक है। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद फैमिलीज एंड केयर गिवर्स, तो अगर आपकी फैमिली के साथ अच्छा रिलेशनशिप है तो आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको आप बता सकते हैं, उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, तो आधी परेशानी तो उसी से ख़त्म हो जाती है। बहुत से लोग जो अकेले रहते हैं उनको कोई बात करने को नहीं होता है, तो ये मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम्स वहीं से स्टार्ट होता है सबसे ज़्यादा। तो अगर आप बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं तो सॉल्यूशन ऐसे ही निकल आता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती है ऐसे, ठीक है। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन, जितना जल्दी से जल्दी पता चल जाए कि किसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो अर्ली स्टेज पे ही उसका आइडेंटिफाई करके उसको इंटरवेंशन करें। इंटरवेंशन मतलब जो जो स्टेप्स लेने होते हैं उसको कम करने के लिए वो उसी टाइम पे ले लिए जाएँ ताकि रिस्क कम हो मेंटल हेल्थ के बड़े इशू बनने का, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस, तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस, साइंटिफिक प्रैक्टिसेस का यूज़ किया जाए, ऐसे ही मजाक न उड़ाया जाए कि मेंटल हेल्थ कुछ नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है आज के टाइम में। तो थेरेपी जैसे होती है तो उसका मजाक ना बनाया जाए, कोई साइकोलॉजिस्ट से मिलने जा रहा है, ठीक है, तो उसका मजाक ना बनाया जाए। और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, माइंडफुलनेस बेस्ड इंटरवेंशन, तो ये सब साइंटिफिक जो मेथड्स हैं उनका यूज़ करना चाहिए, स्कूल्स में भी इन प्रोग्राम्स को लाना चाहिए। प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर्स, टीचर्स को भी इसकी गाइडेंस मिलनी चाहिए कि वो किस तरीके से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को एड्रेस करें और उसको बच्चों को सपोर्ट किस तरीके से करें। एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि टीचर के साथ बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स बता सके आसानी से, या फिर काउंसलर्स होने चाहिए स्कूल में। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट प्रिवेंशन, प्रमोशन, ट्रीटमेंट इंटर रिलेटेड, तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं होने चाहिए, ये सब इंटर रिलेटेड होते हैं, प्रिवेंट करना, ट्रीटमेंट करना उनका मेंटल हेल्थ का, तो ये सब क्या है, इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ मिलके चलते हैं ये एज अ सेटअप। प्रोविजन फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो गाइडेंस और काउंसलिंग ये भी टॉपिक था हमारे सिलेबस में। तो स्कूल में ऐसे काउंसलर होने चाहिए जो प्रोफेशनल हों इसको लेके, मेंटल हेल्थ को लेके, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट वगैरह का आपको सेमिनार्स वगैरह होते रहने चाहिए टाइम टू टाइम। प्रोवाइडिंग वैरायटी ऑफ काउंसलिंग सर्विसेज, तो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है अगर, तो जैसे कि कोई प्रॉब्लम, स्ट्रेस है, कोई दुख है आपको, तो उसके लिए शॉर्ट टर्म काउंसलिंग होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म थेरेपी भी होनी चाहिए अगर मेंटल हेल्थ ज़्यादा सीरियस है, ठीक है। मेकिंग काउंसलिंग सर्विसेज एक्सेसिबल, तो काउंसलिंग सर्विसेज अलग अलग टाइम पे होनी चाहिए, जिसको जिस टाइम पे एक्सेसिबल है, जिस टाइम पे वो आराम से जा सकता है, जैसे स्कूल टाइम पे भी हो सकती है, आफ्टर स्कूल भी हो सकती है, वीकेंड का भी अपॉइंटमेंट्स लिया जा सकता है। तो स्टूडेंट के शेड्यूल के हिसाब से फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ये कभी भी वो जा सके, एक्सेसिबल होना चाहिए कि उसको दिक्कत ना हो, ऐसा नहीं हो मंडे को ही आप जा सकते हैं, ठीक है, तो तब तक उसकी प्रॉब्लम बढ़ ना जाए, ठीक है ना, तो एक्सेसिबल होना चाहिए ये जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद कम्युनिटी मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर्स, तो मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर्स की कम्युनिटी जो होती है उनके साथ भी हेल्थी रिलेशनशिप होना चाहिए स्कूल्स का, ठीक है। जो लोकल मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स हैं वो भी क्या है, स्टूडेंट्स को देखें, उनका ट्रीटमेंट करें, ठीक है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें स्टूडेंट्स को। प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड सपोर्ट फॉर फैमिलीज़, तो ज़्यादातर फैमिलीज़ क्या है, ऑर्थोडॉक्स बातें करती हैं, वो कहती हैं ये डिप्रेशन वगैरह कुछ नहीं होता है, हमारे टाइम पे तो कोई डिप्रेशन नहीं होता था, तो आजकल कंडीशन काफ़ी अलग हैं, तो फैमिलीज़ को भी एजुकेट करना ज़रूरी है इससे रिलेटेड, ठीक है, और इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में बताना चाहिए और इसके कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे सपोर्ट देना है, इसके बारे में बताना चाहिए। प्रोविजन फॉर गाइडेंस में आगे आता है हमारा काउंसलिंग इन अ कल्चरली रिस्पॉन्सिव वे, तो आपको ऐसे नहीं, इस तरीके से बच्चे को गाइड करना चाहिए कि उसके कोई कल्चरल बैकग्राउंड है उसका, तो वो ऑफेंडर ना हो किसी तरीके से, सारी कल्चरल बैकग्राउंड को नज़रअंदाज नहीं करना है आपको, ठीक है, सबको उनके एक्सपीरियंस को आपको क्या है नज़रअंदाज नहीं करना है, सबको अकाउंट में लेते हुए लिंग्विस्टिक और सोशियो इकोनॉमिक
सारे कैटेगरी को लेते हुए आपको ऐसे बताना कि वो ऑफेंड ना हो, उसको दिक्कत ना हो। ऐसा कंडीशन नहीं बनना चाहिए कि वो काउंसलिंग लेने से ही मना कर दे बाद में, ठीक है। आपके बात करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि वो फ्रेंडली तरीका होना चाहिए काफ़ी। इनकॉर्पोरेटिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन, तो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस होने चाहिए। जैसे कि आपको बहुत अच्छे अगर किसी काउंसलर से बात करनी है तो आप टेली काउंसलिंग कर सकते हैं आजकल तो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, या ऑनलाइन रिसोर्सेज आजकल रेडली अवेलेबल है। अच्छे से अच्छे आपके जो हाईली एजुकेटेड साइकोलॉजिस्ट हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, तो इनका यूज़ करना चाहिए। अभी ये हमारा आखिरी टॉपिक है, डेवलपिंग स्कूल एंड कम्युनिटी एज ए लर्निंग रिसोर्स। स्कूल और कम्युनिटी का कैसे यूज़ कर सकते हैं हम सीखने के लिए बच्चे के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लोकल बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशन के क्या है, स्कूल में अगर लोग आएंगे, ठीक है, अपना एक्सपीरियंसेस बताएंगे, तो उससे क्या होगा, रियल वर्ल्ड का लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा बच्चे को, ठीक है, और डाइवर्स पर्सपेक्टिव मिलेगा उसे। खाली इंजीनियरिंग डॉक्टर सिर्फ इतने ही इनमें ही नहीं फंसा रहेगा, उसे पता चलेगा और अलग अलग क्या क्या बिजनेसेस हो सकते हैं। तो इनके सेमिनार टाइप के भी ला सकते हैं हम, और हमारा जो करिकुलम है उसमें इनको ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। ये हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी ये बताया गया है। सर्विस लर्निंग एंड वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज़, तो बच्चों को ऐसे इस चीज़ के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए कि वो अलग अलग सर्विसेज एनजीओज वगैरह को ज्वाइन करें और वॉलंटियर करें उनके लिए, ठीक है। उससे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिटी में क्या है वो पता चलेगी उसे। पार्टनरिंग विद कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद एक्सेस टू रिसोर्स एंड फैसिलिटीज दैट मे नॉट बी अवेलेबल विद इन द स्कूल। तो ऐसे कम्युनिटीज़ और ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट जब स्टूडेंट बनेंगे तो कई ऐसे रिसोर्सेज और फैसिलिटीज़ उनको मिल जाएंगी जो क्या है, स्कूल में हर चीज़ अवेलेबल होना ज़रूरी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है। इसीलिए उन फैसिलिटीज़ को वो एक्सेस कर सकते हैं जो स्कूल में नहीं हो सकती हैं। एनकरेज कम्युनिटी मेंबर्स टू पार्टिसिपेट इन स्कूल एक्टिविटीज़, तो कम्युनिटी में ही जाकर आपको क्या है काम करना है, इसीलिए कम्युनिटी मेंबर्स को आप स्कूल के एक्टिविटीज़ में भी पार्ट बना सकते हैं, जिससे क्या है एक अच्छा रिलेशनशिप बनेगा स्कूल का और बाकी आसपास की कम्युनिटीज़ का। ऑफरिंग एडल्ट एजुकेशन एंड कम्युनिटी क्लासेस कैन बेनिफिट बोथ स्टूडेंट्स एंड कम्युनिटी, तो एडल्ट एजुकेशन खाली स्कूल में नहीं, बाकी कम्युनिटी के लोगों के लिए भी ज़रूरी है, तभी क्योंकि क्या है साथ में मिलके ही काम बनेगा और दोनों का ही फ़ायदा होगा इसमें। कोलैबोरेटिंग विद कम्युनिटी लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टू एस्टेब्लिश आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स एंड समर कैंप्स, तो समर कैंप्स या आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स जो होते हैं उनमें हम लोकल कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं अपने अपने फील्ड में या ऑर्गेनाइजेशन है उनसे सीख सकते हैं बच्चे, इंटर्नशिप वगैरह कर सकते हैं। उससे आपको रियल वर्क की नॉलेज मिलेगी और वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। आपको जो ट्रेडिशनल स्कूल का तरीका है पढ़ाने का उससे थोड़ा अलग हटकर सोचना पड़ेगा, रियल लाइफ में कैसे काम हो रहे हैं उनको देखना पड़ेगा, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एनकरेजिंग स्कूल एंड कम्युनिटी टू वर्क टुगेदर, तो साथ साथ मिलकर तो काम करना ही होगा, इसको बैरियर की तरह नहीं बनाना है कि ये स्कूल का काम अलग है कम्युनिटी अलग है, इनको साथ लेके चलना है हमको, ठीक है, एक कोहेसिव यूनिट की तरह काम करेंगे तभी क्या है, क्योंकि इन द एंड बच्चों को या कोई भी इंडिविजुअल है उसको काम तो कम्युनिटी के साथ ही करना है, समाज के साथ ही करना है, इसीलिए उनको क्या है एक लेके चलना है, बैरियर नहीं बनाना है, सारे बैरियर्स को तोड़ना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट 3 जो है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसका हमारे MCQ का एक वीडियो आएगा तो वो आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपने एंड तक देखा तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप CDP की क्लासेस करना चाहते हैं KVS के लिए तो आप इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, CDP फॉर KVS। इसमें हमने ऑर्डर में सारा सिलेबस कवर किया है, स्ट्रिक्टली KVS के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। दिग्विजय शर्मा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए KVS की और क्लासेस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।